हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी पीटीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365 जो इन्वायरमेंट का है, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को कंप्लीट कर लिया। अब हम पार्ट 4 को पढ़ेंगे, जिसमें जो बचे हैं टॉपिक हैं उनको कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद यह सुर्खियों में क्यों रही? 62वीं बैठक JEF मतलब ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की सेबिट की अंतिम रिपोर्ट बैठक थी होगी। इसी के साथ 4 वर्ष का वित्त पोषण चक्र समाप्त हो जाएगा। इसके बाद GEF 8 का चक्कर शुरू होगा। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की यह 7वीं अंतिम बैठक है तथा 4 वर्ष का यह वित्त पोषण चक्र समाप्त करेगी तथा इसका 8वां चक्र शुरू होगा। 7 के क्या लक्ष्य हैं? पहले नंबर तो ये देख लेते हैं कि GEF क्या है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा की उत्पत्ति कब हुई थी? उत्पत्ति GEF की स्थापना 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान हुई थी। यह एकमात्र ऐसा बहुपक्षीय कोष है जो पर्यावरणीय स्थिति के सभी पहलुओं पर काम करता है। यह सब आपके नोट्स में भी दिया गया होगा, जो आपने नोट्स पढ़ा हुआ है इन्वायरमेंट का, उसमें से बस इनको अपडेट करना है। और ये हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है और जो सम्मेलन हुए हैं, इन सब का आपके नोट्स में बना होगा, तो उसमें बस आप अपडेट करना है। बस ये रिवीजन के पर्पज़ से इसको पढ़ लेंगे। उद्देश्य विश्व के सबसे अधिक दबाव वाले पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए विकासशील देशों के काम का समर्थन करना है। इसके तहत मुख्य क्षेत्रों में शामिल है जैव विविधता हानि, रसायन अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तथा भूमि क्षरण। सदस्यता 185 सदस्य देश हैं इसके। इसमें 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कन्वेंशन के लिए वित्तीय तंत्र प्रदान करता है, जिसमें पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु विविधता कन्वेंशन UNCVD, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC, पारा पर मिनीमानता कन्वेंशन, और चौथा स्थायी कार्बनिक प्रदूषण पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसकी सदस्यता में 185 देश है, जो इसमें भारत भी इसका सदस्य देश है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में GEF द्वारा प्रबंधन किए जाने वाले फंड स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड और लीस्ट डेवलपमेंट फंड ट्रीज फंड इसके अंतर्गत है। यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ग्लोबल शिप बेलास्ट वाटर ट्रीटी, UN लॉ ऑफ द सी ट्रीटी, नौवहन के लिए MARPOL ट्रीटी, जहाज़ों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, तथा स्ट्रेंडलिंग फिश स्टॉक एवं अत्यधिक प्रवासी मछली स्टॉक के संरक्षण और प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र समझौते का समर्थन करता है। अब इसके जो GEF है, इसके हम साथ जो 7 हुआ है, 7वीं बैठक हुई है, इसके बारे में क्या इसके कार्य रहे हैं जो निम्नलिखित हैं। यह विश्व के वनों, भूमि, जलवायु और महासागरों की रक्षा करता है, हरित शहरों का निर्माण करता है, वन्य जीवों की रक्षा करता है और समुद्री प्लास्टिक से निपटाता है। इसके मुख्य निष्कर्ष में विश्व के नेताओं ने 2030 तक प्रजातियों के विलुप्त होने की घटना को उलटकर उनकी पुनर्प्राप्ति हेतु प्रगति के लिए संकल्प लिया है। इस संकल्प की प्राप्ति वैश्विक स्तर पर जैव विविधता वाले महत्वपूर्ण स्थलों और महासागरीय क्षेत्रों की रक्षा करके की जाएगी। इसमें 29 दाता देशों ने प्रगति और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी 8 पुनर्प्राप्ति अवधि हेतु $5.33 अरब देने का वादा किया है। GEF 8 की सुविधा की अवधि जुलाई 2022 से जून 2026 तक है। यह जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण और रसायनों एवं अपशिष्ट से जुड़े हुए खतरों को दूर करने का प्रयास करेगा। साथ ही यह समुद्र और अंतर्राष्ट्रीय जल पर दबाव को भी कम करेगा। GEF परिषद के बारे में, यह एक मुख्य शासी निकाय है। इसकी संरचना में 32 सदस्य देश शामिल होते हैं, जिसमें 32 सदस्य देशों में 14 विकसित देशों से और 16 विकासशील देशों से और 2 संक्रमण से गुजर रही अर्थव्यवस्थाओं से नियुक्त किए जाते हैं। इसके सदस्य प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र द्वारा निर्धारित अलग अलग अंतरालों पर बारी बारी से नियुक्त होते हैं। भारत वर्तमान में एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य जिनमें अग्रलिखित देश शामिल हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। इसकी कार्य योजना की समीक्षा और स्वीकृति प्रदान करती है। यह सर्वसम्मति से निर्णय लेती है। इसका कार्य यह GEF द्वारा वित्त पोषित गतिविधियों के लिए परिचालनात्मक नीतियों और कार्यक्रमों का विकास, अंगीकरण एवं मूल्यांकन करना है।
वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा प्रबंधित कोष के बारे में यह विशेष जलवायु परिवर्तन कोष है इसमें, और अल्प विकसित देश कोष। जो विशेष जलवायु परिवर्तन कोष है को निम्नलिखित से संबंधित परियोजनाओं वित्त पोषण के लिए 2001 में स्थापित किया गया था, और अल्प विकसित देशों का कोष के लिए इसे 2001 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना विकासशील देशों के जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रयासों का समर्थन करने के लिए की गई थी। जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन प्रयासों के लिए की गई थी तथा यह वित्त पोषण प्रदान करने के लिए की गई थी। इसके प्रमुख बिंदु है SCCF के अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण, ऊर्जा, परिवहन, उद्योग, कृषि, वानिकी और अपशिष्ट प्रबंधन, आर्थिक वर्ग विविधीकरण। और इसके हैं यह राष्ट्रीय अनुकूलन कार्यवाही कार्यक्रम की तैयारी और कार्यान्वयन के वित्त पोषण के लिए एकमात्र मौजूदा निधि है। NEPA के तहत अनुकूलन संबंधी कार्रवाइयों की दिशा में देश की प्राथमिकताओं की पहचान करने हेतु मौजूदा जानकारी का उपयोग किया जाता है। और इसमें 2022 से 2026 की अवधि के लिए GEF की नई जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीति निम्नलिखित 2 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में SCCF संबंधी सहायता पर ध्यान केंद्रित करेगी। लघु द्वीपीय विकासशील देशों की अनुकूलन संबंधी आवश्यकताओं का समर्थन करने में, और दूसरा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, नवाचार और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मजबूत करने में। यह UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों के वर्क प्रोग्राम और राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं का कार्यान्वयन भी करता है। अब इससे संबंधित सुर्खियाँ क्या क्या रही हैं? GEF लघु अनुदान कार्यक्रम, GEF स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम वर्ष 2022 के इस कार्यक्रम के 7वें परिचालन चरण का प्रतीक है। यह MEOEF एंड CC संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसे 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान आरंभ किया गया था। यह कार्यक्रम स्थानीय नागरिक समाज को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इस सहायता से वे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने वाले अभिनव स्थानीय उपायों का विकास और उनका कार्यान्वयन कर सकते हैं। यह अन्य GEF परियोजनाओं और कार्यक्रमों के साथ मिलकर कार्य करता है। इसकी स्थापना के बाद से अब तक इसने 136 देशों को सहायता प्रदान की। यह देशों को $50,000 तक का अनुदान प्रदान करता है। सुर्खियों में रही पहले, जिसमें जलवायु और ऊर्जा पर प्रमुख अर्थव्यवस्था फोरम, मेजर इकोनॉमिक्स फोरम ऑन क्लाइमेट एंड एनर्जी। इसकी बैठक के मुख्य उद्देश्य क्या रहे हैं? जलवायु कार्यवाही को मजबूत करके COP26 में हासिल की गई प्रगति को जारी रखना। दूसरा, रूस यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा से संबंधित तत्काल चिंताओं को दूर करना। इसमें भारत भी इसका सदस्य देश है। MEF में 2009 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य इस मंच का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के खिलाफ बेहतर प्रयासों के लिए प्रमुख उत्सर्जक देशों में विकसित और विकासशील देश आएंगे के बीच वार्ता को सुविधाजनक बनाना है। MEF में भाग लेने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान और UK इत्यादि। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद और वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में इन अर्थव्यवस्थाओं को लगभग 80% हिस्सा है। बैठक में निम्नलिखित नई पहलों की घोषणा की गई है, जिसमें पहली है ग्लोबल मीथेन प्लेज एनर्जी पाथवे। इसमें तेल और गैस क्षेत्र में मीथेन रिसाव, वेटिंग निकास और फ्लेयरिंग से निपटना आदि शामिल है। सामूहिक 2030 शून्य उत्सर्जन वाहन लक्ष्य और हरित नौवहन चुनौती। इसे परिवहन क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रस्तावित किया गया। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन चुनौती। इस पहल की घोषणा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए की गई है। उर्वरक दक्षता बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के प्रयासों की घोषणा भी की गई है। भारत ने इस मंच के सदस्यों में लाइफ टाइम फॉर एनवायरनमेंट का एक वैश्विक आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया। अगला पॉइंट है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने दुबई में WGES में हरित अर्थव्यवस्था के लिए मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। किस देश ने? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने, और दुबई के वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी इकोनॉमिक समिट में मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। यह संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व में हरित अर्थव्यवस्था पर अग्रणी वैश्विक मंचों में से एक है। यह मंच महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विश्व स्तरीय विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था और सतत विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने पर प्रत्यक्ष रूप से ध्यान केंद्रित करना है।
क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल। भारत द्वारा क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी की जा रही है। इस बैठक के एक भाग के रूप में एनर्जी ट्रांजैक्शन, स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन टी और ग्रीन स्टील और हाइड्रोजन जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इसका भारत भी एक सदस्य देश है। CME 29 देशों का एक उच्च स्तरीय वैश्विक मंच है। इसका लक्ष्य यह मंच ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को आपस में साझा कर स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। अगला पॉइंट है ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। यह केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री USA के पिट्सबर्ग में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम की बैठक में भाग लेंगे। यह अपनी तरह की पहली बैठक है जिसमें 30 देश भाग लेंगे। इसमें वस्तुतः 13वें क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल और 7वें मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल का संयुक्त आयोजन है। इसकी मेजबानी US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी द्वारा की जाएगी। विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल में विज्ञान साइंस बेस्ड टारगेटेड इनिशिएटिव वस्तुतः एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की यह संयुक्त पहल है। SBTI साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव निजी क्षेत्र में जलवायु कार्यवाही का संचालन करती है। ऐसा यह विज्ञान आधारित उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित करने के लिए संगठनों को सक्षम करके करती है। SBTI साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव 1.5 डिग्री सेल्सियस अभियान के लिए बिजनेस एम्बिशन की प्रमुख भागीदार भी है। यह अभियान संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, व्यवसायों और उद्योग जगत के नेताओं के वैश्विक गठबंधन का एक आह्वान है। यह कंपनियों को शुद्ध शून्य विज्ञान आधारित उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करता है। अब अगला पॉइंट है जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल। वर्ष 2020 में स्थापित एक वैश्विक मंच है। इसका भारत भी एक सदस्य देश है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जीरो एमिशन व्हीकल को अपनाने की दिशा में तेजी लाना है। COP26 में भारत ने नीति आयोग के प्रतिनिधित्व में जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजैक्शन काउंसिल के चौथे मंत्री स्तरीय संवाद में भाग लिया था। यह दुनिया के कुछ सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजार वाले देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों को एक संयुक्त मंच प्रदान करता है। यह GA जीरो एमिशन व्हीकल को अपनाने की दिशा में आने वाली चुनौतियों के समाधान में मदद करता है। साथ ही यह सभी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र किफ़ायती और सुगम अंगीकरण को संभव बनाने का प्रयास भी करता है। अब आते हैं लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट। राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट की घोषणा की है। किसने? राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने। LCCM एक अभ्यास आधारित लर्निंग कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य भारत में विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक स्थानों में जलवायु कार्यवाही का नेतृत्व करने के लिए शहरी पेशेवरों में क्षमता का निर्माण करना है। LCCM ने 5000 पेशेवरों को सक्षम बनाने तथा उन्हें जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और समन्वय से जुड़े चैंपियन समाधानों के लिए तैयार करने की परिकल्पना है। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान मैसूर LCCM कार्यक्रम का पहला डिलीवरी पार्टनर बना है। कौन पहला डिलीवरी पार्टनर बना है? मैसूर। ग्रीन इवेंट टूल। गल्फ ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट UNFCCC सचिवालय और UNEP ने एक ऑनलाइन ग्रीन इवेंट टूल का अनावरण किया है। यह मंच पर्यावरण के अनुकूलन आयोजन की सुविधा प्रदान करता है। इस मंच को पहली बार 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित COP26 में प्रस्तुत किया गया था। गेट का उद्देश्य आयोजनों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने वाली कार्रवाइयों को प्रोत्साहित करना है। इसमें आयोजनों के योजना निर्माण और कार्यान्वयन के चरणों में उनके कार्बन फुटप्रिंट को कम करना भी शामिल है। ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन सिस्टम, यह कार्यान्वयन योजना 2022 में आई थी। विश्व मौसम संगठन द्वारा जारी की गई थी जिसका उद्देश्य पृथ्वी के अवलोकन और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में व्याप्त कमियों की पहचान करना है। इस प्रणाली में वायुमंडल, भूमि और महासागर के वैश्विक जलवायु परिवेक्षणों की स्थिति का नियमित रूप से आकलन करती हैं। साथ ही इनमें सुधार के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। इसके सह प्रायोजकों में शामिल हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग UNEP तथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद। अब आते हैं ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डिकार्बनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी जैसे इरेना, इसे के सह संस्थापक साझेदार सीमेंस एनर्जी और टाटा स्टील एंड जिंदल स्टील वर्क सहित 13 कंपनियों ने ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डिकार्बनाइजेशन को लॉन्च किया है।
विकार्बनीकरण वास्तव में मानव गतिविधियों की वजह से वायुमंडल में होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने की प्रक्रिया है। इसका गठबंधन का गठन वाली घोषणा पत्र के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य कार्बन के शुद्ध शून्य उत्सर्जन की महत्वाकांक्षा और औद्योगिक मूल्य श्रृंखलाओं के विकार्बनीकरण में तेजी लाना है। यह पेरिस समझौते के जलवायु संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम है। यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सभी औद्योगिक हितधारकों के मध्य होने वाले संवाद को मजबूत करेगा, साथ ही यह उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों का भी समन्वय करेगा। इसकी पहली बैठक COP27 के दौरान आयोजित करने की योजना बनाई गई है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु शमन और अनुकूलन, क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन के संदर्भ में। पहला, भारत का अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। हाल ही में भारत ने अपने अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को UNFCCC को भेज दिया गया है। भारत के NDC के बारे में, पहले नंबर तो NDC क्या है इसके बारे में देखते हैं हम। NDC पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक देश को 2020 के बाद की अपनी जलवायु कार्य योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने तथा उनसे प्रस्तुत करने का आग्रह कर दिया गया है। UNFCCC के 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान सदस्य देशों ने ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत पक्षकार देशों से 2022 के अंत तक अपने NDC के तहत 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्यों पर पुनर्विचार करने तथा उन्हें मजबूत करने का अनुरोध किया गया था। देश अपने NDC के निम्नलिखित के बारे में बातें बताते हैं। पहला, पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने हेतु की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में। दूसरा, बढ़ते तापमान के प्रभावों के प्रति अनुकूल होने हेतु लचीलेपन का निर्माण करने हेतु की जाने वाली कार्रवाई के बारे में। NDC को हर 5 वर्ष में UNFCCC सचिवालय में प्रस्तुत या जमा किया जाता है। NDC पेरिस समझौते के रेचेटिंग मैकेनिज्म का पालन करते हुए जारी किए गए हैं। इसके तहत पक्षकार देशों को प्रत्येक 5 वर्षों में अपनी जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं को फिर से जांचना होता है। भारत के अपडेटेड NDC के बारे में। भारत के अपडेटेड NDC को भारत की राष्ट्रीय परिस्थितियों और साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व तथा संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। इसकी अवधि 2021 से 2030 के दौरान है। भारत को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बढ़ने हेतु रूपरेखा प्रस्तुत करती है। नए NDC के तहत 2015 के NDC में 3 मात्रात्मक लक्ष्यों में 2 को अपडेट किया गया है। पहला, उत्सर्जन की तीव्रता में कमी करना। दूसरा, स्थापित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी में वृद्धि करना। ग्लासगो में की गई पंचामृत प्रतिबद्धताओं में से निम्नलिखित 2 आधिकारिक लक्ष्यों में शामिल नहीं किया गया है। 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता हासिल करना। दूसरा, 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कम से कम 1 बिलियन टन के बराबर कमी करना है। इसमें पंचामृत जो जलवायु प्रतिबद्धताएं हैं वो देखते हैं। पहला, वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करना। 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 500 गीगावाट करना और 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% हिस्सा अक्षय ऊर्जा से पूरा करना। 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करना और 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करना है। इसके 5 प्रतिबद्धताएं थी जिन्हें पंचामृत कहा गया। भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान कौन कौन से हैं NDC के, वर्ष 2030 के लिए क्या लक्ष्य रखे गए हैं और पूर्ववर्ती 2022 के और अपडेटेड NDC के और जो क्या प्रगति रही इनके बारे में देखते हैं। पहला, GDP के संदर्भ में। GDP के संदर्भ में उत्सर्जन तीव्रता को कम करना था, तो ये 2015 के में पूर्ववर्ती था। 2005 के स्तर की तुलना में 2030 में 33 से 35% की कमी करना और अपडेटेड में क्या कहा गया कि इसमें 45% की कमी करना। और प्रगति क्या हुई है कि 2005 के स्तर की तुलना में 28% की अनुमानित कमी हुई है। दूसरा देखते हैं, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से कुल प्रद्युत का एक निश्चित प्रतिशत हासिल करना। यह लक्ष्य प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और ग्रीन क्लाइमेट फंड से वित्त सहित कम ब्याज वाले अंतर्राष्ट्रीय ऋण की मदद से पूरा किया जाएगा। इसमें लगभग 40% था और ये अभी 50% है तथा यह जून 2022 के अंत तक 41.5% की प्राप्ति हुई है। अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण की सहायता से अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना। इसमें 2015 में 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर किया गया था और इसमें भी 2015 के समान ही रखा गया है, पूर्ववर्ती NDC के समान ही है। अब आता है गुणात्मक लक्ष्य में। गुणात्मक लक्ष्य में पूर्ववर्ती 2015 में क्या थे और अपडेटेड क्या किया गया है। भारतीय परंपरा और मूल्यों के संरक्षण पर आधारित जीवन यापन के एक स्वस्थ व संधारणीय तौर तरीकों को आगे बढ़ाना है।
और नए वाले में क्या कहा गया है कि भारतीय परंपरा और मूल्यों के संरक्षण पर आधारित जीवन यापन के एक स्वस्थ व संधारणीय तौर तरीकों को आगे बढ़ाना। साथ ही इसमें क्या जोड़ा गया है, जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने की कुंजी के रूप में लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट नामक एक जन अभियान को भी शामिल किया गया है। इसमें एक नया चीज़ शामिल किया गया, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। पांचवा है आर्थिक विकास के इसी स्तर पर दूसरे देशों द्वारा अब तक अपनाए गए मार्ग के विपरीत जलवायु अनुकूलन और स्वच्छ मार्ग को अपनाना। यह पूर्ववर्ती इसी के समान रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रति सुविध क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों और आपदा प्रबंधन में निवेश बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर अनुकूलन क्षमता प्राप्त करना। ऐसे सुविध क्षेत्रों में शामिल है कृषि क्षेत्र, जल संसाधन, हिमालयी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, स्वास्थ्य आदि। ये भी पहले के समान है। घरेलू पूंजी के साथ साथ विकसित देशों ने नई और अतिरिक्त धनराशि जुटाना, इससे फंड की कमी नहीं होगी और उपयुक्त समन्वय एवं अनुकूलन कार्यों को पूरा किया जा सकेगा। यह भी पहले के समान है। भारत में अत्याधुनिक जलवायु प्रौद्योगिकी को शीघ्रतिशीघ्र अपनाने हेतु क्षमता का निर्माण करना है। इसके अलावा ऐसी भावी प्रौद्योगिकियों हेतु संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए घरेलू फ्रेमवर्क और अंतर्राष्ट्रीय संरचना का निर्माण करना है। भी पूर्ववर्ती के समान है। अब देखते हैं एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 की आई हुई है। सुर्खियों में क्यों रही है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है टू लिटिल टू स्लो, क्लाइमेट एडेप्टेशन फेलियर पुट्स वर्ल्ड एट रिस्क। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं तो 10 में से 8 से अधिक देशों के 84% पक्षकारों ने कम से कम एक राष्ट्रीय अनुकूलन योजना दस्तावेज तैयार किया है। ध्यातव्य है कि विकसित देशों ने विकासशील देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष $100 बिलियन देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। हालांकि इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 2020 में संयुक्त अनुकूलन और समन्वित वित्त इस राशि से कम $17 बिलियन कम था। ऐसी संभावना है कि विकासशील देशों ने अनुकूलन वित्त अंतराल वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अनुकूलन वित्त प्रवाह की तुलना में 5 से 10 गुना वृद्धि अधिक होगा। संबंधित सुर्खियां क्या रही हैं? स्थानीय समुदायों के नेतृत्व में अनुकूलन के सिद्धांत क्या है? अनुकूलन पर वैश्विक आयोग ने स्थानीय नेतृत्व वाले अनुकूलन को मजबूत करने के लिए सिद्धांतों का एक सेट तैयार किया है। स्थानीय नेतृत्व के लिए एक अनुकूलन का सेट तैयार किया है। पहला 2018 में अनुकूलन पर वैश्विक आयोग की स्थापना नीदरलैंड और भारत सहित 22 अन्य संयोजक देशों के नेतृत्वकर्ताओं द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य अनुकूलन की राजनीतिक दृश्यता को बढ़ाकर उसके ठोस समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने में तथा अनुकूलन में तेजी लाना है। स्थानीय समुदायों के नेतृत्व में अनुकूलन के सिद्धांतों का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के नेतृत्व में देख लेते हैं। इसका उद्देश्य अनुकूलन समुदाय को मार्गदर्शन प्रदान करना है। अनुकूलन समुदाय का यह मार्गदर्शन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह समुदाय के कार्यक्रमों, वित्त पोषण और प्रचलित तौर तरीकों को अनुकूलन की ओर से ले जाने का कार्य करता है। यह इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि वर्तमान समय में स्थानीय भागीदारों में अनुकूलन की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कार्यक्रम के बारे में, इसकी उत्पत्ति यह जून 2, 1972 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसे मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणामस्वरूप गठित किया गया था, जिसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। इसका उद्देश्य वैश्विक पर्यावरण संबंधी एजेंडे को निर्धारित करना, सतत विकास की पर्यावरणीय आयाम को सुसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देना और वैश्विक पर्यावरण के लिए एक आधिकारिक पक्ष समर्थक के रूप में कार्य करना है। इसके सदस्य देश 193 हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में यह सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 के अंतर्गत कार्य करता है। इस एजेंडे का उद्देश्य हमारे समय के सबसे प्रासंगिक पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान करना और उनके समाधान करना है। इसकी संरचना में एक अध्यक्षता एक कार्यकारी निर्देशक द्वारा की जाती है। यूएनईपी की अपनी 95% आय के लिए स्वैच्छिक अंशदान पर निर्भर करता है। यह बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते और अन्य संस्थानों के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है या उन्हें प्रशासित करता है। यूएनईपी द्वारा जारी की जाने वाली अन्य रिपोर्ट वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट, अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, ट्रिपल इमरजेंसी, कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट और जो यूएनईपी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और यूएनईपी द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती हैं। यूएनईपी द्वारा प्रशासित समझौते कौन कौन से हैं? पहला, वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन साइट्स 1973। दूसरा, CMS या बॉन कन्वेंशन 1979, वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन। तीसरा, ओजोन परत के लिए जो बेना कन्वेंशन 1985 में आया था। और चौथा, वेसल कन्वेंशन 1989 जो खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार आवाजाही के नियंत्रण और उनके निपटान पर आया था।
5 है जैव विविधता कन्वेंशन CBD 1992 में आया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित असहमति प्रक्रिया पर रॉटरडम कन्वेंशन 1998 में हुआ था। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में हुआ था। पारा या मरकरी के लिए मिनीमाता कन्वेंशन 2013 में हुआ था। इस सम्मेलनों को सीक्वेंस वाइज देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। संबंधित सुर्खियाँ UNEP द्वारा जारी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022 यह UNEP के द्वारा जारी की गई। उत्सर्जन अंतराल क्या होता है? उत्सर्जन अंतराल यह ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए अलग अलग देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं और इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे बनाए रखने के लिए आवश्यक अनुमानित कटौती के बीच का अंतर है। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जो उत्सर्जन अंतराल का आकलन करती है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष ग्लोबल वार्मिंग को 2.0 या 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने संबंधी लक्ष्य को हासिल करने के लिए वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में क्रमशः 30% और 45% की कटौती की जानी चाहिए। भारत तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक है। हालांकि भारत का प्रति व्यक्ति औसत उत्सर्जन 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है, जो वैश्विक औसत की तुलना में बहुत कम है। बॉटम 50% परिवार वैश्विक स्तर पर कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 12% हेतु उत्तरदायी हैं, जबकि टॉप 1% परिवार कुल उत्सर्जन के 17% हेतु उत्तरदायी हैं। बॉटम 50 या किसी देश या क्षेत्र में सबसे कम उत्सर्जन करने वाले 50% परिवारों को संदर्भित करता है। इसका अगला पॉइंट आते हैं कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। इस सुर्खियों में क्यों रहा? नीति आयोग ने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया रिपोर्ट शीर्षक जारी की है। पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में CCUS पॉलिसी फ्रेमवर्क का उद्देश्य भारत में CCUS संबंधी अनुसंधान और विकास से तेजी लाने के लिए एक व्यवहारिक फ्रेमवर्क को विकसित करना और कार्यान्वित करना है। स्टील सीमेंट जैसे क्षेत्रों में उत्सर्जन को कम करना काफ़ी कठिन होता है। यह इन क्षेत्रों में व्यापक विकार्बनीकरण हेतु उत्सर्जन में कमी करने की रणनीति के रूप में प्रौद्योगिकी के महत्व की जांच करता है। CCUS क्या है? CCUS में फ्लू गैस और वायुमंडल से CO2 को हटाने वाली तकनीकें शामिल हैं। इसमें क्या शामिल है? फ्लू गैस और वायुमंडल में CO2 हटाने की तकनीक। इसके बाद CO2 के खनिजीय, जैविक और रासायनिक उपयोग के लिए उसका पुनर्चक्रण किया जाता है। इसके साथ ही CO2 की सुरक्षित और स्थायी भंडार विकसित विकल्पों पर निर्धारित करना है। जब कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, ईंधन, किसी अन्य ईंधन को औद्योगिक भट्टी, विद्युत संयंत्र के भाप उत्पन्न करने वाले बॉयलर या अन्य बड़े दहन उपकरण से में जलाया जाता है तो फ्लू गैसें उत्पन्न होती हैं। CCU तकनीकों का उपयोग करके कैप्चर की गई CO2 को ईंधन, मीथेन और मेथेनॉल, रेफ्रिजरेंट, निर्माण सामग्री आदि में परावर्तित किया जाता है। कैप्चर की गई गैस का उपयोग सीधे आग बुझाने वाले यंत्रों, फार्मास्यूटिकल, खाद्य और पेय उद्योगों के साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी किया जाता है। विभिन्न उपयोग के लिए अलग अलग कार्बन कैप्चर तकनीक इस प्रकार है। तकनीक इसका विवरण देख लेते हैं। रासायनिक विलायक के रूप में इस तकनीक को उन गैस प्रवाहों में प्राथमिकता दी जाती है जिसमें CO2 की मात्रा कम होती है और अपेक्षाकृत निम्न दबाव होता है, जैसे विद्युत संयंत्रों से फ्लू गैस प्रवाह आदि। भौतिकी विलायक यह तकनीकी अपेक्षाकृत उच्च CO2 सांद्रता और दबाव वाले गैस प्रवाह पर अच्छी तरह से कार्य करती है, जैसे कि गैसीकरण परियोजनाओं के मामले में दहन पूर्व कैप्चर करना। अवशोषण करना यह तकनीक मध्यम से उच्च दाब और मध्यम CO2 सांद्रता वाले गैस प्रवाह के लिए उपयुक्त होती हैं, जैसे स्टीम मीथेन, रिफॉर्मिंग फ्लू गैस। क्रायोजेनिक पृथक्करण इस तकनीक को वहाँ प्राथमिकता दी जाती है जहाँ विद्युत की लागत कम होती है। ये हमने इसके विवरण देख लिए। अब CCU के अंतर्गत क्या पहलें भारत में की गई हैं? इसमें पहला पहल थी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र IIT बॉम्बे, वर्तमान मुंबई में, और बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र CCUS के 2 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की है। ये केंद्र अपने डोमेन में वर्तमान अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार गतिविधियों को कैप्चर करने और मानचित्रण करने की सुविधा प्रदान करेंगे। इसके साथ ही ये केंद्र शोधकर्ताओं, उद्योगों और हितधारकों के नेटवर्क भी विकसित करेंगे। CCU मिशन इनोवेशन चैलेंज, इसका उद्देश्य विद्युत संयंत्रों और कार्बन गहन उद्योगों के लगभग शून्य CO2 उत्सर्जन की क्षमता प्राप्त करना है। इसमें CCS तकनीकों में तेजी लाना। इस पहल का उद्देश्य अनुसंधान और विकास तथा नवाचार को सुविधाजनक बनाना है, जिससे सुरक्षित और लागत प्रभावी CCUS तकनीकों का विकास हो सके। कार्बन कैप्चर करना, उपयोग और भंडारण करने के संबंध में ये किस तरीके की प्रक्रिया है इसको देखते हैं। जैसे कैप्चर करना,
किस तरीके से होता है? बायोमास ईंधन वाली बिजली स्टेशन औद्योगिक सुविधाओं या सीधे हवा आदि से CO2 कैप्चर करते हैं। इसका उपयोग कैप्चर की गई CO2 का उपयोग उत्पादकों और सेवाओं को बनाने के लिए एक संसाधन या फीडबैक के रूप में किया जाता है। परिवहन में संपीड़ित CO2 को जहाज, ट्रक या पाइप लाइन द्वारा कैप्चर किए गए बिंदु से उपयोग भंडारण बिंदु तक ले जाया जाता है। भंडारण में भूमिगत भूविज्ञान संरचनाओं में CO2 की स्थायी रूप से भंडारित किया जाता है। यह प्रक्रिया एक चलती रहती है कार्बन कैप्चर के संदर्भ में। अगला पॉइंट है यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट। सुर्खियों में क्यों है? केंद्र सरकार एक कार्बन ट्रेडिंग योजना के कार्यान्वयन पर विचार कर रही है। यह भारत में कार्बन ट्रेडिंग से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को अपने में समाहित कर लेती है। अन्य संबंधित तथ्य, इसके तहत सरकार का प्रस्ताव एक स्वैच्छिक कार्बन बाजार शुरू करके धीरे धीरे कैप एंड ट्रेड व्यवस्था की ओर बढ़ना है। इसके तहत उद्योगों को यूरोपीय संघ के उत्सर्जन व्यापार प्रणाली बाजारों की तरह उत्सर्जन लक्ष्य दिए जाएंगे। कार्बन उत्सर्जन ट्रेडिंग के बारे में, यह एक बाजार आधारित प्रणाली है जहां परमिट और क्रेडिट को खरीदा और बेचा जाता है। इस प्रकार यह परमिट धारक को कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने की अनुमति देता है। कार्बन ट्रेडिंग संबंधी योजनाओं में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश मॉडल को कैप एंड ट्रेड कहा जाता है। कार्बन उत्सर्जन के कैप एंड ट्रेड समाधान लागू करने का विचार सर्वप्रथम क्योटो प्रोटोकॉल में आया था। क्योटो प्रोटोकॉल में निम्नलिखित 3 बाजार व्यवस्थाओं का सृजन किया गया है। पहला, उत्सर्जन व्यापार, एमिशन ट्रेडिंग, स्वच्छ विकास तंत्र, क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट और संयुक्त कार्यान्वयन, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। पेरिस समझौते के तहत अनुच्छेद 6 के तहत पक्षकार एक नया बाजार तंत्र और गैर बाजार दृष्टिकोण आधारित प्रणाली के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए सहमत हुए हैं। कार्बन ट्रेडिंग से जुड़े कार्बन मार्केट प्लेस अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य या स्थानीय स्तर पर मौजूद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 2021 में चीन ने कार्बन उत्सर्जन ट्रेडिंग के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार शुरू किया है। किसने किया है? चीन ने। अब कैप एंड ट्रेड की कार्यप्रणाली क्या है, जिसको हमने ये व्यवस्था देखी हुई है। कैप एंड ट्रेड की कार्यप्रणाली किस प्रकार कार्य करती है? जैसे कार्बन बाजार हुआ। कार्बन बाजार में एक जगह से आपसी समझौते के माध्यम से नीलामी और बिक्री होती है और एक दूसरी होती है ऑफसेट क्रेडिट से। इसमें खरीद भी होती है, बिक्री होती है। खरीद में सीमा से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन वास्तविक मात्रा में होता है। ये उत्सर्जनकर्ता एक होते हैं। इसकी जो बिक्री होती है वह उत्सर्जनकर्ता तथा प्रतिभागियों के बीच लेन देन सीमा से कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वास्तविक मात्रा को बताता है। इसमें सीमा निर्धारित करना, इसके तहत बिजली उद्योग, मोटर वाहन और हवाई यात्रा सहित कार्बन उत्सर्जन के महत्वपूर्ण स्रोतों से स्वीकृत उत्सर्जन की मात्रा के संबंध में एक समग्र सीमा या ऊपरी सीमा निर्धारित की जाती है। परमिट जारी करने के संदर्भ में सरकारें स्वीकृत सीमा के लिए परमिट जारी करती हैं। प्रत्येक परमिट को आमतौर पर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य के संदर्भ में मापा जाता है। परमिट की बिक्री और खरीद के संदर्भ में यदि कोई कंपनी स्वीकृत सीमा से कम कार्बन उत्सर्जन करती है तो वह नकदी के लिए कार्बन बाजार पर अपने अतिरिक्त परमिट का व्यापार कर बेचती है। यदि कंपनी अपने उत्सर्जन को स्वीकृत सीमा तक सीमित करने में सक्षम नहीं है तो उसे अतिरिक्त परमिट खरीदना पड़ता है। यह इसकी प्रक्रिया हुई। पेरिस समझौते में जो देखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित समन परिणाम कौन है, और संधारणीय विकास तंत्र। इसमें बाजार तंत्र फर्स्ट में अनुच्छेद 6(2) में कर दिया गया है। यह देशों को उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान संबंधी लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त अतिरिक्त उत्सर्जन कटौती को स्वैच्छिक, प्रत्यक्ष, द्विपक्षीय सहयोग के आधार पर बेचने की अनुमति देता है। बाजार 2 में यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा दुनिया में कहीं भी सृजित उत्सर्जन में कटौती के व्यापार की अनुमति देता है। भारत में मौजूदा कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था कैसी है? नवीनीकरण ऊर्जा प्रमाण पत्र और प्रदर्शन व्यापार उपलब्धि योजना के तहत ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र। नवीनीकरण ऊर्जा प्रमाण पत्र में यह अक्षय या नवीनीकरण ऊर्जा प्रमाण पत्र तंत्र नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और बाध्य संस्थानों द्वारा नवीनीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्वों के अनुपालन की सुविधा हेतु एक बाजार आधारित साधन है। एक REC को 1 मेगावाट घंटे के बराबर माना जाता है। संस्थाओं द्वारा REC को स्वेच्छा से भी खरीदा जा सकता है। REC की 2 श्रेणियाँ होती है, एक सौर REC और गैर सौर REC। इनका कारोबार केवल केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा अनुमोदित पावर एक्सचेंज पर ही होता है, जैसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। और इसमें प्रदर्शन व्यापार उपलब्धि योजना के तहत ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र में देखते हैं
यह ऊर्जा गहन उद्योगों में भी निर्दिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के लिए बाजार आधारित विनियामक साधन है। केंद्र सरकार द्वारा उसे अधिसूचित लक्ष्य और प्राप्त विशिष्ट ऊर्जा खपत लक्ष्य के मध्य अंतर की मात्रा के लिए ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसमें 13 क्षेत्रकों यथा एल्यूमिनियम, डिस्कॉम, होटल, सीमेंट, उर्वरक, लुगदी और कागज, थर्मल पावर प्लांट, लोहा इस्पात आदि शामिल होते हैं। ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र का कारोबार इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड में होता है। संबंधित सुर्खियां क्या रही? डिजिटल मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन तकनीक इसके 2 लक्ष्यों को पूरा करती है। कार्बन बाजार में भाग लेने के लिए देशों की रुचि बढ़ती जा रही है। इस क्रम में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी की निगरानी के लिए एक नई डिजिटल मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन तकनीक विकसित की जा रही है। इस प्रणाली में 2020 के बाद के कार्बन बाजारों के संपूर्ण डिजिटलीकरण के प्रथम चरण का प्रतिनिधित्व करती है। डिजिटल MRV प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, स्मार्ट सेंसर, ड्रोन आदि पर आधारित होती है। और भी इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नेक्स्ट पार्ट इसका हम जल्दी ही लेके आएंगे।